नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट स्थित तुलसी मंदिर राजापुर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने संत तुलसीदास जी की तपोभूमि में पहुंचकर रामचरितमानस की रचना स्थली पर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया और धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण प्रतिबद्धता की दोहराई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए एक अहम जानकारी। आज रात 12 बजे से यानी 1 अगस्त से एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लागू होना जा रहा है। भगवानपुर टोल प्लाजा से यहां व्यवस्था प्रभावी होगी। इस अत्याधुनिक किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बीते 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आप बात करते हैं टोल दरों की, तो उसके अनुसार एक्सप्रेसवे 7,283 करोड़ रुपए की लागत से बना है और अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग टोल दरें निर्धारित की गई है। तो अगर आप इस रूट पर सफ़र करने वाले हैं तो योजना बनाते समय बात को ध्यान में ज़रूर रखें। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की एक दहला देने वाली खबर सामने आई है। आंवला बजीरगंज रोड पर देर रात बदमाशों ने एक दंपति पर हमला कर दिया है, जिसमें महिला की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मोतीपुरा इलाके की है, जहां पूर्णगिरी माता के दर्शन करके लौट रहे बदायूं के दंपति पर 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। दोनों अपनी रिश्तेदार की बाइक से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यहाँ सनसनीखेज लूटपाट और हत्या की वारदात हुई। बदमाश महिला के सोने चांदी के जेवर लूट ले गए और उन्हें सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश में कई टीमें लगाई गई। चलिए सुनते हैं बरेली एसपी अनुराग आर्या ने इस मामले पर क्या जानकारी दी। बरेली और आसपास के इलाकों में हाल में दिनों लूट रही वारदातों का लगातार इजाफा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों पर बेहद डरे हुए हैं। देखना होगा कि पुलिस इस वारदात को कितनी जल्दी सुलझा पाती है और आरोपियों का कब तक गिरफ्तार किया जाता है। सुनिए। रात्रि में लगभग 12:30 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर अनिल यादव के दोस्त ने कॉलर को कॉल करके बताया है कि उनको घर जाते वक्त आंवला वजीरगंज के रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा घेर लिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ओम शरण पुत्र तेजपाल निवासी वजीरगंज जनपद बदायूं से वार्ता की गई। तो उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे वह बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे, तो 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने जो पैदल आए थे उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी के कुंडल व मंगलसूत्र छीनकर चले गए। हमले में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तत्काल तहरीर लेकर लूट व हत्या की धाराओं धारा 309(6) व 103(1) बीएनएस में थाना आंवला पर एफआईआर दर्ज की गई। मेरे द्वारा रात्रि में एसओजी सर्विलांस टीम फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण एवं घटनास्थल के आसपास के एरिया में सर्च कराए जाने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया घटना का मोटिव हत्या होना प्रतीत होता है। वादी ओम शरण को किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। चेस्ट में एरिया में इनको नाखून के एब्रेजन स्क्रैच मार्क्स हैं। मृतका एवं वादी द्वारा धारण किए गए आभूषण, वादी की मोटरसाइकिल, बैग व मोबाइल, ये सभी ऑब्जेक्ट्स घटनास्थल से ही बरामद हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि घटना का मोटिव लूट न होकर हत्या है। एसपी साउथ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। मृतका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में सुनिश्चित कराया जाएगा। घटना का त्वरित एवं सही अनावरण एवं घटना कारित करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बागपत जिले में बीती रात में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक हार और पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश के कारण सड़कों, खेतों और अंडरपासों में भारी जल भराव हो गया है। भारोत बाजार स्थित पुलिस चौकी तक पानी में डूब गई है और चौकी की छत से टपकता पानी वहां की दर्शाता है कि साफ दिखा जा रहा है। सबसे गंभीर स्थिति बरौत के
लोहडा अंडरपास की बनी हुई है, जहां भारी पानी भराव के कारण कई वाहन फंस गए हैं। प्रशासन की ओर से क्रेन मंगवाकर राहत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जलभराव राहत में भी बाधा बन रहा है। खेतों में खड़ी फसलें की जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। विद्युत आपूर्ति भी पूरी तरह ठप। बीती रात से ही कई इलाकों में बिजली गुल है। बिजली विभाग ब्रेकडाउन और फॉल्ट सुधारने में जुटा है, लेकिन अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है। स्थानीय लोगों का प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेज करने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन जलभराव और रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते हालत अभी भी गंभीर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में आयोजित की गई, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और SCP दीपक कुमार ने प्रदेश में शिक्षा सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों का जानकारी दी। SCP दीपक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर नीतिगत बिंदुओं पर बेहतर प्रदर्शन किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला है। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल पेयरिंग और नामांकन वृद्धि जैसे कई बिंदुओं पर जोर देते हुए बताया कि अब तक 27,53,000 बच्चों का नामांकन किया गया है। प्रदेश में बेसिक विद्यालय और सभी तरह से चालू रहेंगे और 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों का पास के स्कूलों से पेयर किया जाए है, लेकिन 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्कूल पेयरिंग का उद्देश्य शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों की संख्या को संतुलित करना, यानी 30 छात्रों का एक शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी और बाल वाटिका की गतिविधियों को अब तक खाली हुए विद्यालयों में संचालित किया जाएगा और 2000 शिक्षकों का समायोजन भी उनकी सहमति से किया गया है। मंत्री ने यहाँ स्पष्ट किया कि शिक्षकों के किसी भी पद का समाप्त नहीं किया जा रहा है। साथ ही यहाँ भी भरोसा दिलाया गया कि जहाँ भी अभिभावकों की शिकायतें और उन्हें हर जिलों में सुना और सुलझाया जा रहा है। मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे विरोधियों के शासन से शिक्षा व्यवस्था के स्ट्रक्चर का पहुंच गई थे, हम उससे सशक्त मंच पर खड़ा कर रहे हैं। मेंशन किया गया है और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बेहतर, बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये ट्रेनिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्षों में, पिछले समय में 2014 में राजस्थान में इस पेयरिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण किया गया, जिसके अंतर्गत 20,000 विद्यालयों को पेयर किया गया। मध्य प्रदेश में 2018 में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 36,000 विद्यालयों को वहां पे निर्मित किया गया। ओडिशा में 2018-19 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत 1800 विद्यालयों को पेयर किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में और 2024 में चरणबद्ध तरीके से 2 फेज में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहाँ पे ये पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि पेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ लिए जा सकते हैं, उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर जोड़ते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया। की जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। 2024 में इस पेयरिंग के विषय में सबसे पहले चर्चा हमारे यहाँ पे प्रारंभ हुई, जिसके ऊपर बैठकें की गई और जिसपे अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बैठकों का आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों पर भी इसकी जानकारियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद में ये सारी जो पेयरिंग की प्रक्रिया है
इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस बेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एमईपी के अंतर्गत भी देश की सेवा में करीब 3 दशक की सेवा और 3 साल के होमगार्ड विभाग के नेतृत्व के बाद डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य आज अपना कार्यकाल पूर्ण रूप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार मौर्य का आज होमगार्ड विभाग में अंतिम दिन था। रिटायरमेंट के औपचारिकता से पहले उन्होंने विभागीय अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया। हॉर्नबिल टीवी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डीजी मौर्य ने होमगार्ड के जवानों की उपलब्धता, उनकी भूमिका और आवश्यक परिसर परियोजना जैसी योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा, अगर सेवा का कुछ और वक्त मिलता तो आवश्यक परिसर का निर्माण कार्य भी पूरा जरूर देता। डीजी विजय कुमार मौर्य ने यह भी बताया कि कैसे सिस्टम को टेक्नोलॉजिकल रूप से अपग्रेड किया गया और होमगार्ड्स को प्रशिक्षण व तैनाती में पारदर्शिता लाने के लिए किस प्रकार प्रयास किए गए। अब और जानेंगे हमारे संवाददाता के माध्यम से। ड्यूटियां दे रहे हैं। हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि समस्त होमगार्ड्स का ड्यूटी प्रतिस्थापन ऑनलाइन होता है। आज की तारीख में होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते का भी ऑनलाइन भुगतान होता है। जो एरियर जैसे राज्य कर्मचारियों का एरियर जैसे वर्ष में 2 बार बढ़ता है, वैसे ही हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों का भी एरियर वर्ष में 2 बार ऑटोमेटिकली जैसे एरियर बढ़ता है, डीए बढ़ता है, वैसे उनके भी ड्यूटी भत्ते में वृद्धि हो जाती है। होमगार्ड्स को जो वर्दी भत्ता दिया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष में, वह भी उसका भी भुगतान ऑनलाइन उनके खातों में किया जाता है। और हमारे किसी भी होमगार्ड्स की अगर मृत्यु होती है तो उसमें 5 लाख रुपए का उसको अनुग्रह राशि ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। किया जा सकता है कि आपके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको जो है प्राप्त किया। डीजी विजय मौर्य होमगार्ड हमारे साथ जी, उनसे बात करेंगे। सर, लंबा कार्यकाल रहा है, इस दौरान कितनी बड़ी उपलब्धि, कौन सा ऐसा कार्यकाल रहा है जिसको आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, मुख्य जो उपलब्धि है, मेरा अपना मानना है कि हमने कोशिश किया कि जो फील्ड में तैनात होमगार्ड है उनका मनोबल और ऊंचा हो और अच्छी तरह से काम करें। तो उसके लिए जितना हो सकता था ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो, उसके लिए पारदर्शिता के साथ काम हो, उसमें काफ़ी काम हुआ है। हमने सभी होमगार्ड्स के रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज करा दिए हैं, उसको फ्रीज करा दिए हैं, तो वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, शोषण नहीं हो सकता। वो इसके साथ साथ बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने इनकी ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन में करा दी है, तो अब आपदा में ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। आप कुछ ही दिन पहले जो महाकुंभ हुआ था उसमें हमारे 14,000 से भी ज़्यादा होमगार्ड्स ने अपनी ड्यूटी निभाई और कई लोगों की जान बचाई, कई दिव्यांग लोगों, अशक्त लोगों, वृद्ध लोगों की सेवा किया, उनको स्नान कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ट्रैफिक प्रबंधन में आप जानते हैं कि बहुत अच्छी बड़ी भूमिका होमगार्ड्स की है। इनके वर्दी भत्ते को सीधा हम अब इनके खातों में डाल रहे हैं। वर्दी भत्ता के साथ साथ और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात किया था कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में परेशानी होती है, तो उन्होंने घोषणा बजट के दौरान घोषणा कर दी है कि आयुष्मान कार्ड भी इनका बनेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि निश्चित रूप से हमारे 2017 से पहले होमगार्ड के जवान आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते थे, इतनी उपलब्धता उनकी नहीं थी। आज हर, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, या भी आपने कहा कुंभ का जिक्र किया, हर जगह उनकी उपलब्धता बढ़ी हुई है। और बात करें उनकी वेतन को लेकर, आज मुझे लगता है कि अब होमगार्ड उस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करते, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि आज होमगार्ड को उनका वेतन भी मिल रहा, तमाम तरह की और सहूलियत मिल रही है, और भी बताया कि आयुष्मान कार्ड से भी उनको जोड़ा जाएगा? देखिए, ये धरना प्रदर्शन तो कभी भी किसी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ज़रूर हमने कोशिश किया कि उनकी जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं उनका तत्काल निराकरण हो, और हमारे फील्ड के अधिकारी भी पूरी तत्परता से उस पर काम कर रहे हैं। अभी 100% इनका व्यवस्थापन हो रहा है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे पास जेल विभाग से बहुत बड़ी संख्या मांगी जा रही है, हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
जीएसटी डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी संख्या मांगी जा रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे विभाग हैं जो कि हमारी सेवाओं के लिए लालायित हैं, हमारी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए लालायित हैं। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कौन सा काम मानते हैं जो अधूरा रह गया, जो हमेशा आपके लिए मलाल रहेगा कि वो पूरा नहीं कर पाए? अगर वक्त होता तो वो काम भी पूरा कर पाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है और विकास और डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। हमारे अपने समय में जो भी कर सकते थे किया। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व काम हुआ है। ये पुलिस यहाँ का जो मुख्यालय है उसकी स्थिति बहुत बदली है। हमने यहाँ के आवासीय समस्या को हल करने के लिए बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए कर दिया, वो चल रही है। मैं रहता 2-4 महीने या रहता तो उसका पूर्णता भी देख लेता। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जहाँ 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 पर कि कार्यालय भवन नहीं थे वहाँ कार्यालय भवन निर्मित होना शुरू हो गए हैं। तो जो भी हो सकता था किया। आने वाले समय में ये एक सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। अब डीजी होमगार्ड विजय मौर्य जी हैं, जिन्होंने बताया कि होमगार्ड की उपलब्धता कहां से कहां बढ़ी है और उनके लिए जो होमगार्ड के जवानों के लिए जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो लगातार मिल रही है। आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पीनाहट क्षेत्र में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब खतरे के निशाने से 3 मीटर ऊपर यानी 133 मीटर के पार पहुंच चुका है। तेजी से बढ़ते पानी के चलते चंबल किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उमड़े ठापुरा गांव में दर्जन भर घर की पूरी तरह डूब गए हैं और ग्रामीणों का सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है। प्रशासन ने हालत को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा है। अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चंबल क्षेत्र का संरक्षण किया गया है और जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि बचाव व राहत कार्य जारी है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अब भी खाने पीने, रहने और राहत सामग्री की गंभीर ज़रूरत है। हमारी अपील है कि प्रशासन और संबंधित विभाग त्वरित और ठोस राहत कार्यों में प्राथमिकता दे। इस बाढ़ की त्रस्ती को झेल रहे गांव के लोगों की जुबानी सुनते हैं। तो आइए पप्पू पारा सर। कौन सा गांव है ये? मुराटापुरा। ये चंबल के जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या कंडीशन है यहाँ पर, क्या स्थिति है? कंडीशन अभी तक तो खराब चल रही है। अच्छा, कितने घर करीब डूब चुके हैं? इसमें करीब 10-15 घर डूब चुके अच्छा, हैं। पूरा पानी भर चुका है? पानी भर चुका है। लोग बाग अपना सामान लेके टीले पर पहुँच गए हैं। अच्छा, शासन प्रशासन का कोई अधिकारी वगैरह है यहाँ? प्रशासन अधिकारी आता है, आश्वासन देके चला जाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मी के साथ कथित अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह हरकत राज्य मंत्री आसिम अरुण की निजी सचिव जय किशन सिंह ने की। महिला कर्मी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आसिम अरुण को इस संबंधित में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोमती नगर थाना प्रभारी को कार्यकाल बुलाया और आरोपी निजी सचिव को पुलिस के हवाले कर दिया। मंत्री आसिम अरुण ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों की गरिमा को कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल आरोपी यह जय किशन सिंह को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी महकमे में मंत्री द्वारा तत्काल और पारदर्शी कार्रवाई को सख्त प्रशासनिक रुख के रूप में देखा जा रहा है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह नहीं दिखता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी और फायदा पहुंचाने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहने के साथ साथ 25% टैरिफ, भारत पक्ष वार्ता और भारत रूस व्यापारिक रिश्तों पर अपनी नाराजगी जताई। ट्रंप ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है, वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अब इस पूरी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और विदेश नीति दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चलिए सुनते हैं राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।